हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं हूँ मेघा। मैं उससे हम अच्छे से बैठ कर तुम पैर फैला के बैठ सकते हो, हम बैठे तो अच्छे से बैठो थोड़ा। सो गाइज, आज हम आप लोगों के साथ अपनी लव लाइफ स्टोरी का पार्ट 3 लेके आए हैं। और आप लोगों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी क्या हो गया, आप लोग क्यों नहीं पार्ट ला रहे हो। एक्चुअली में इनको टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से नहीं डाल रहे थे। और हम लोग अभी रात में शूट कर रहे हैं, सोचो तो टाइम का बड़ा इशू हो जाता है कई बार। लेकिन जैसे ही टाइम मिला तो हमने सोचा चलो शूट कर लेते हैं और आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं हमारी लव लाइफ पार्ट 3 और लव स्टोरी का पार्ट 8। ठीक है, क्योंकि मैं लव स्टोरी इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने मेरी लव स्टोरी देखी है वो आगे की स्टोरी जानना चाहते थे। बट वही हो रहा था ना कि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम आगे की स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, तो उसमें हमें लव स्टोरी लिखना पड़ जा रहा है। में भी आ जाता है। हाँ, पार्ट वन, हम अपनी एक होता है ना कि अभी तक का दिखा रहे हैं, तो ये पार्ट ही हो गया हमारी लाइफ का ना। और ये हमारे प्यार का भी पार्ट हो गया है ना बाबू। प्यार के तो बहुत से सो हर दिन तो शेयर नहीं कर सकते ना सोना। हर चीज शेयर नहीं कर सकते, हर चीज भी शेयर नहीं की जाती। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमने कहाँ तक आप लोगों को बताया था, हमने ससुराल में शादी थी और शादी में सब लोग पहले ही पहुंच गए थे, हम दोनों ही रह गए थे। हम लोग नहीं गए थे, पापा जी से इन्होंने बात कर ली थी कि नहीं नहीं अभी शादी वादी हमें नहीं करवानी है, हमारी हो गई शादी। लेकिन फिर पापा जी का कहना था कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, हमने बोल दिया है 4 लोगों से कि भाई शादी होनी है, पहले लड़के की शादी हुएगी उसके बाद लड़की की शादी होएगी। सो अभी ऐसा तो होगा नहीं, आपको आना तो पड़ेगा। पापा ने भी बोला, फिर सब मतलब मेरी ननंद लोगों का भी कॉल आया, तो मुझे भी लगा कि यार मेरी वजह से किसी की शादी में प्रॉब्लम ना हो। और ठीक है जो है मेरे साथ हो रहा है, लेकिन अब वो चीज़ें घर में नहीं प्रभाव पड़ना चाहिए और ख़ासतौर से रिलेटिव्स को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आपके घर में क्या चल रहा है। वो बात अलग है कि आज की डेट में सबको सब कुछ पता है, लेकिन उस टाइम पे हमारा तो यही था ना, जैसे हमने यूट्यूब पे 4 साल चुप रहे वैसे ही हम अपने रिश्तेदारों के बीच में भी चुप रहना पसंद करते थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि घर की एक एक बात आप सबको बताते फिरो। लोग गए दमोह, और जब दमोह गए तो शादी के हम कितने 10-15 दिन पहले पहुंच गए थे। लगुन जाती है लड़की के ससुराल, तो लगुन में भी हम गए और वहाँ पे जाते हम सारे कपड़े यहीं छोड़ गए थे। हम लोग सडनली गए थे अपनी बाइक से, हाँ पल्सर से गए थे ना। और हम और बाबू का फर्स्ट ट्रिप था इस तरीके का कि हम पल्सर से 2 व्हीलर से कितनी 5 घंटे का रास्ता है बाय बस, और बाइक 2.5 घंटे में पहुंच गए थे। मतलब बाइक से ऑब्वियस है, बस रुकती है जगह जगह, बाइक थोड़ी ना जगह जगह रुकती है। और वो मतलब हम लोगों का आपको हमारी आंखों आपको हमारी आंखों से समझ में आ रहा होगा, वो अब तक की बेस्ट ड्राइव थी। मतलब अब तक की दी बेस्ट वाली ड्राइव थी, क्योंकि हम लोग इतनी जगह घूमते रहते हैं, बट वो जो टाइम था ना, मतलब हम लोगों की नई नई शादी हुई थी, एक अलग ही मोमेंट होता है। मतलब समझ सकते हैं जो समझने वाले होंगे, क्योंकि कुछ फीलिंग्स ना समझी जाती हैं, बताई नहीं जाती हैं बस। सेकंड टाइम इस टाइम जब लेके भागे थे तब और उसके बाद सेकंड टाइम ऐसा निकलना ही नहीं, ऐसे बाइक से कहीं जाना आना नहीं होता। नहीं, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे नहीं हो पाता, घूमे बहुत हैं एक दूसरे के साथ, बट बाइक से जाना आना नहीं हो रहा था। फिर हम गए दमोह पहुंचे, हमें पता लगा वहाँ पे साड़ी पहननी पड़ती है। बाय गॉड फर्स्ट टाइम साड़ी पहनना मतलब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था सारी चीज़ों को। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने गांव में नहीं देखा कि बहुएं कैसी रहती हैं, ऑब्वियसली देखा है, बट एक होता है आपने तो नहीं किया ना, तो ऐसे भर भर के चूड़ियाँ पहनना, साड़ी पहनना, और बिल्कुल नई बिल्कुल जैसे ना नई बहू आ गई तो नई बहू के जैसे रहना, फिर साड़ी में सारे काम करना। शादी वाले घर के कितने काम होते हैं, काम भी करती थी मैं तो, बहुत काम करती थी भाई। मेरे ऊपर तो एकदम से ऐसा लगता था जैसे किसी ने बोझा पटक दिया है कि तुम्हें को करना है, तुम्हारे लिए डला पूरे घर का काम। फिर पापा ने बोला कि आप बिनी बुआ जी को जानते हो, उनके यहाँ से हमारी हल्दी चढ़ी थी। जैसे आप अगर मेरे ससुराल ब्लॉग देखते होते तो पक्का आप बिनी बुआ को जानते होगे ना। तो मेरी हल्दी वहां से चढ़ी थी और बाबू की हल्दी बगल में जिनका घर है। हाँ सो है ना, ठंड थी ना उस टाइम। हाँ सो 3 दिन की, अब दिसंबर में शादी हुई थी ना अपनी, 23 बहुत दिसंबर। मस्त ठंड थी, इतनी खतरनाक ठंड थी, बहुत ऐसे होते थे कपड़ते थे बाबू। मैं तो खिड़की से देखती रहती थी, हंसती रहती थी कि चलो मैं तो कमरे के अंदर इनको आंगन से मंडप
हाँ, शादी के 3 दिन पहले पापा ने कहा था कि बुआ के यहाँ पे मेघा चली जाएगी, बट घर के कुछ लोग होते हैं, अब मैं यहाँ पे नहीं नाम लूँगी कि किसने, लेकिन घर के कुछ लोग होते हैं कि अच्छा 3 दिन पहले वहाँ बिठा देंगे तो घर के काम कौन करेगा। तो इस तरीके से बोल के, और मुझे उसके 1 दिन पहले ही, मतलब मेरी शादी यानी कि कल है सुबह, और मुझे रात में वहाँ भेजा गया। और सोचो रात से मुझे 5 हल्दी चढ़ गई थी। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार लड़की के लिए कि वो इतनी ठंड में 5 बार, और हल्दी कितनी ठंडी हो जाती है पानी में, ऐसी हालत। और मैं तो कह भी रही थी कि मुझे हल्दी शूट नहीं करती, मुझे हल्दी मत लगाओ, मतलब हल्दी लगाओ, हल्दी चढ़ाते हैं जैसे वैसे चढ़ाओ, पर मेरे तो फेस बेस पे सब जगह इतनी हल्दी कि क्या बताऊँ, नहला देते थे हल्दी से। यहाँ बाबू बेचारे, अरे बाप रे। और फिर बाबू का सबसे ज्यादा जो एक वो था ना, कब था, आज हम लोगों को हंसी आती है, वो टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट था हम लोगों के लिए, सारी चीजों के लिए, बट हंसी आती है कि यार ये दिन देखे हैं। थोड़ा बहुत तो खुद भी बोलो यार, हमें गाय को सब बोलत जाए। उस टाइम दिसंबर का टाइम था, इतनी तेज ठंड थी, इतनी तेज ठंड है कि क्या बताऊं। मतलब आदमी हमें इनकी चिंता लगी रहती थी और इन्हें हमारी चिंता लगी रहती अगर थी। हल्दी टच भी कर रहा था ना तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ टच कर रहा। बहू बोलते क्या हल्दी चढ़ाते रहे पूरे दिन। शायद 7 हल्दी चढ़ती हैं, 7 लड़के को 7, लड़की को 5। बाप रे। फिर हमें कंबल उड़ा दो हल्दी के ऊपर, ऐसा बहुत दुर्लभ जिंदगी, मतलब दिन थे। रात में भी हल्दी चढ़ रही होता, कई बार ऐसा ना हवा में भी नहीं बिठा सकते, ठंडी कितनी लग जाएगी, तो बहुत डिफिकल्ट होता है वो टाइम। लेकिन हाँ अच्छे दिन बहुत भी अच्छे होते हैं। मोमेंट थे। अब जैसे कि हम लोगों की माता पूजन हुआ था, तो मेरे मतलब यार हर लड़की के ना थोड़े से ड्रीम्स होते हैं, मेरे भी थे कि माता पूजन में मैं जाऊंगी तो मुझे अच्छे से तैयार करके, जैसे ढोल ताशों के साथ लेके जाते हैं। हमने भी हमारे घर में यही सब देखा। शादी का मतलब शादी भले ही आप मतलब उस तरीके से नहीं कर रहे हो, बट कर तो रहे हो, नाम तो कर ही रहे हो। तो मुझे था, गए हम थे, पर मुझे कोई तैयार नहीं करा, कोई कुछ नहीं है, तैयार करने के लिए सामान ही नहीं दिया गया था मुझे। तो फिर ऐसे ही हम लोग माता पूजने गए, फिर ये दोबारा मैं इनकी माता पूजने गई, फिर उसके बाद दीदी की माता पूजने गई। ऐसे करके मतलब हो रहा था, चल रहा था कि मतलब हो रही है, शादी हो रही है। हालांकि मुझे खेल ही लगती है वो शादी, क्योंकि खेल जैसा ही हुआ था। और नाम इतना जल्दी हो गया कि पता ही नहीं चला। और फिर मतलब सारी रस्में भी हम बता रहे हैं आपको। अच्छा चलो ठीक है, पूरी चीजें इन डिटेल बताते हैं बिना बात को खींचे हुए। सो जैसे हमारी शादी के हल्दी लगने मतलब माता पूजन हुआ, फिर हल्दी और तेल चढ़ना चालू हुआ। मुझे 5 हल्दी और इनको 7 हल्दी, मुझे 5 तेल चढ़े थे, इनको 7 तेल चढ़े। हम लोगों ने पहले तो शादी के पहले डिसाइड किया था 2 दिन पहले कि चलो अपनी अब शादी है चलते, वरना हमने तो मना ही कर दिया था पापा से कि शादी नहीं करना, हम अपने हिसाब से करेंगे, जैसे शादी होती है, बारात जाती है, सब जैसा भी होता है उस हिसाब से करेंगे। पापा बोले नहीं बेटा आ जाओगे। पापा ऐसा नहीं था, पापा क्या होता है मेहर में चढ़ना होता है। अगर पापा बोले थे मेहर में चढ़ जाओगे तो मतलब ये आना जाना हो जाएगा घर पे, अब जैसा बहू रहती है वैसे रहेंगे। ननद की शादी थी, सीधी सी बात है कि जब तक मैं मेहर में नहीं मिलती तो उनके पैर पखाड़ना नहीं बनता। हमारे यहाँ पैर पखाड़ना आप लोग जानते होंगे, आप लोगों की कुछ और बोलते होंगे, पैर पूजना, सो वो नहीं हो पाता, तो उनके पैर पूजने पड़ते। तो उसके पहले हमारी शादी होना भी जरूरी था कि हम पूरे रस्मों रिवाज से उस घर की बहू बन जाते। तो फिर जब पापा ने बोला तो ऑब्वियसली है कि उनकी बात हम लोग नहीं टालते कि भाई ठीक है। बाकी था कि नहीं करवानी, अभी बाद में करवाएंगे जब हम लोग खुद कुछ लायक हो जाएंगे। वो तो शादी तो हो ही गई थी इतना दिन। तो 2 दिन पहले हमने बोला ठीक है पापा आ रहे हैं। अब 2 दिन में नहीं, अपन 10-11 दिन पहले पहुंचे थे यार, लगभग 11 दिन पहले थी। हाँ तो मतलब वही कहने का मतलब ये है कि 10 दिन 1 हफ्ते पहले हम लोग जब बोलने लगे कि पापा आ रहा है, उसमें कपड़े की तैयारी, अगर अपन कपड़े भी लेके कहीं डालते हैं ना तो 3 दिसंबर में भी ठंड रहती है और शादी भी रहती है दिसंबर में। पापा बोले जो तैयारी नहीं होगी ना इधर आ जाना, सब करवा देंगे। जब बाबू ने करवा देंगे, काय का क्या है, वो तो जल्दी जैसे हम लोग यहाँ से गए तो बस बाबू ने मतलब बाबू जो शादी में पहने थे वो बाबू ने सिलवाया था, और वो ऊपर की जो बंडी वगैरह थी वो रेडीमेड ली थी। मेरे लिए पापा ने पैसे दिए थे, मेरी जल्दी हुआ था सब। हाँ, बड़ी वाली ननद को पैसे दिए कि लो भाई ले आओ उसके लिए सामान जो भी चाहिए। तो मेरे लिए चूड़ियाँ आए, कंगन आए, कुछ मेरे साइज का नहीं था कुछ भी। मतलब मैं यहाँ झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये फैक्ट है। जो सैंडल आई थी वो मेरी साइज से इतनी छोटी थी, और क्योंकि मेरे पैर बहुत बड़े बड़े हैं। और शॉल स्वेटर, बाबू से पूछो स्वेटर तो
आंटी को दिया कितनी गाजरी गाजरी कलर का 4 लोग उसमें घुस जाए, इतना मोटा इतना बड़ा वो स्वेटर ऊन वाला होता है ना, ऊन वाला जिससे अपन धोते जाओ तो फैलते ही जाता है, फैलते ही जाता है। वो वाला। तो मुझे मतलब सडनली हुआ था। हाँ। बाकी होने को तो सब अच्छा हो सकता था, बाकी आदमी ने चाहा। एक बात बताओ, 11 दिन पहले हम लोग पहुंच गए, क्या नहीं हो सकता था? पानी में आग लगा देता है इंसान, पता है। ऐसी कितनी शादियां निकलती हैं जिनमें 1 हफ्ते का टाइम होता है और शादी हो जाती है, वो भी पूरे धूमधाम। अरे 1 हफ्ते के अंदर डिसीजन होता है कि चलो अगले 1 हफ्ते बाद शादी है, तो पूरा हो जाता है अरेंजमेंट, सब हो जाता है। पर वो करना ही नहीं था ना, वो तो मतलब चाहा ही नहीं था किसी ने। वो तो पापा की वजह से वो शादी भी हो रही थी, अदरवाइज कौन चाहता था कि शादी हो। और फिर जब मतलब सब कुछ आया शाम को, तो मुझे पता चला कि आया है। ये बात कितने दिन, 8 दिन पहले की थी, शादी के 8 दिन पहले चूड़ी उड़ी सब आ गई थी मेरी। तो मैंने बोला कि मुझे दिखाओ, तो मुझे बोला गया नहीं सरप्राइज है, बाद में दिखाएंगे। सरप्राइज है तुम्हारे लिए? हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। हमने कहा सरप्राइज होगा तो सरप्राइज के तौर पे ही होगा, सरप्राइज तो अच्छे ही होते हैं। जब मेरी शादी की डेट नज़दीक आई, जिस दिन मेरा मेकअप होना था, उस दिन मेरे पास चीज़ें गईं। वो सॉल था एक, और एक स्वेटर था, और सैंडल थी। तो सैंडल बहुत छोटी थी, स्वेटर इतना बड़ा था कि मेरे जैसी 2 घुस जाए उसके अंदर। सॉल अच्छा था, सॉल तो सॉल ही होता है, तो सॉल अच्छा था। मेकअप के प्रोडक्ट के नाम पे फेयरम लवली, निहार शांति, आंवला का तेल इतना सा, ऐसी 25 रुपए वाली लिपस्टिक ऐसे। और दूसरा मतलब दूसरे बंदे को उसी घर में शादी, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट, तो वो भेदभाव बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि कितना वो देख के क्या होता है ना, क्या बोलते हैं उसका, 5 रुपए वाला वो ब्लू हेवन का काजल नहीं होता, उसकी रेपो, उसकी वैल्यू देख के काम हाँ, होता है हमारे यहाँ। तो मतलब वो ब्लू हेवन वाला काजल, मांग भरने वाली वही ब्लू हेवन वाली, वो 10 रुपए का वो काजल आता है ना, लाइनर तो आया ही नहीं था। और जब जिसने मेरा मेकअप किया था, वो सिब्बू की बहन गुड़िया ने मेरा मेकअप किया, तो उसने बोला कि चाची लाइनर नहीं है। तो मैंने अंदर से मंगवाया, मैंने कहा दीदी से बोलना कि लाइनर नहीं लाई। तो बोलती हैं हाँ तो हम नहीं लगाते लाइनर वाइनर, ना हम लगाते हैं और ना हमें जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लाए नहीं। हमने कहा चलो ठीक है। अब ये बात बाबू को पता, हमने बाबू को कॉल करके बोला, हमें भी बुरा लगा। हमने कहा यार एक बात बताओ, जब जो चीज़ नहीं लाई गई, या जो चीज़, आज शादी बार बार नहीं होती, आप करवा रहे हो तो पूरी तरीके से करवा, वरना करवाओ नहीं। वो लड़की कह रही है हमारे पास मेकअप का सामान होगा तभी ना हम मेकअप करेंगे। तो इन्होंने दीदी को बोला होगा, तो इनकी और दीदी की बहस हो गई। तो वो जो आप एल्बम में देख रहे हो ना, वो इसीलिए देख रहे हो, इनका मुंह बना था, क्योंकि बहुत तगड़ी बहस हुई थी कि या तो करना ही नहीं था, और अगर करना था, हम हमेशा बोल रहे थे हमारी शादी मत करो, और करना था तो तरीके से करते। पापा ने प्रॉमिस किया था कि इधर आ जाओ, तो हम चले थे, वरना हम और पापा ने इतने सारे पैसे दिए थे, और उसके बाद भी चीजें नहीं आई थी हमारे घर पे। मतलब इतने से बड़ी बात क्या होती है कि जब सामने वाला ड्रेस में चले जाते कि यार होगी शादी। हाँ, फिर हमने इनको बोला, हमने कहा नहीं तमाशे मत बनाओ, और तमाशे नहीं चाहिए हमको। हमने तुमसे इसलिए बोला क्योंकि तुम हमारे हस्बैंड हो, हम किससे बोले, हम किसी और से तो बोल नहीं सकते। फिर चीज़ें अच्छी, ठीक है, जैसे भी हुआ। किसी ने, छोटी वाली ननद ने अपना लाइनर निकाल के दिया। अब फिर पहले ये बोला कि हम लोग लगाते नहीं, हम लोगों को कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर अचानक से निकल आया, वो हो गया, शादी हो गई। सो शादी के लिए हम लोग मंदिर पहुंचे, 2-3 बजे के करीब मंदिर पहुंचे। यहीं से तैयार होके गए थे हम लोग घर से। फिर उसके बाद शादी, वहाँ से शादी हुई, शादी से आए तो बोलते हाँ जल्दी जल्दी कर लो सारी रस्में रिवाजें, आज ही कड़ी रोटी है, कच्चा खाना होता ना जो, वो दीदी का था, तो मतलब वो है, तो जल्दी कंकन खोल दो, जल्दी ये कर दो। सो ऐसे जल्दी में, मतलब उधर से आए, हाथे लगे जितने जगह जहाँ लगते हैं, और उसके बाद हमारा कंकन खुलवाया गया। कंकन खुला, इनका कंकन खुला, हमारा कंकन खुला। फिर काहे का क्या कि मतलब मैं हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, कि शरीर से हल्दी नहीं निकली। मैं पूरे काम कर रही, झाड़ू पोछा, घर के किचन के सारे काम। वहाँ पे भी पता नहीं मैंने चाय नहीं बना पाई थी कि क्या कर दिया था। तो शादी वाले घर में सफाई ज़्यादा कहाँ हो पाती है, तो बस उस बात पे मम्मी मेरे ऊपर ट्रे लेके दौड़ी। मतलब चाय बना के मैंने दी उनको, तो सबको चाय दी उन्होंने। फिर उसके बाद कहती हैं कैसी गंदी किचन रखी। तो हमने कहा शादी वाला घर है, कितनी सफाई करेगा इंसान, घर ही तो रहे हैं। बस उतने मेरे को जवाब देती है, ट्रे लेके मेरे ऊपर मारने के लिए दौड़ी। वो सेकेंड टाइम था, लेकिन वो मार नहीं पाई थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे बाबू से पूछो, मेरा पैर बिल्कुल खून से खच रखा था, नाखून उखड़े गए, मेरा इतना ब्लड, मेरा नाखून जो उखड़ा हुआ था ना, तो वो क्या होता था, साड़ी की जो वो होती ना, क्या बोलते हैं इसको, लेस होती है नीचे की, सॉरी फॉल,
पिको फॉल फंस होती, गई। वो फॉल फंस के मेरा नाखून ऐसे उखड़ रहा था, रोज ब्लड निकलता था, रोज ब्लड। फिर मेरे जीजू थे, वो उनको इतना दुख हुआ तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मतलब जीजू ने वो नेल कटर मंगाया, इनसे कहा चलो इसका नाखून निकाल देते हैं, अदरवाइज ये तो फंस के बहुत खून निकल रहा है इसका। तब वो निकला। फिर दूसरे तीसरे दिन दीदी की शादी थी, तो जैसे सारी बहुओं की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, हम लोगों ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की, जो जैसे करना चाहिए वो वैसे करा। अच्छा ठीक है, दीदी की शादी थी। सो हमारे घर से मतलब ऐसे तो कहा जाता है कि बहू को हल्दी लगी रहती है तो कहीं भेजना नहीं चाहिए। 25 की शादी थी दीदी की, मेरी 23 की थी। आप सोचो 2 दिन का सिर्फ गैप था, और उस 2 दिन में मेरी तीनों नंदे पार्लर पे, मम्मी का पता नहीं कि वो कहाँ गई, पार्लर पे गई, घर पे हैं, मैं अकेली घर पे। मतलब मेरे तैयार होने का, मेरे पहनने ओढ़ने का किसी को कोई लेना देना नहीं, ये कहाँ तैयार होगी, इसे कौन साड़ी पहनाएगा, जबकि मुझे कुछ नहीं आता था करना। मतलब कौन इसके लिए क्या करेगा। मैं बाबू से कह रही, बाबू मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं कहाँ तैयार हूँ। ये बोलते चलो तुम एक काम करो, तुम जैसी हो तुम उठो, चलो हम तुम्हें गुड़िया के यहाँ छोड़े दे रहे थे। जिनकी सिब्बू की शादी हुई थी ना, उनके यहाँ पे हमें छोड़ा गया। फिर गुड़िया ने हमें साड़ी वाड़ी पहनाई, हम वहीं तैयार हुए, और जब मैं वहां से आई तो सब बढ़िया मस्त एकदम टिप टॉप पार्लर पे तैयार हुए, सब नीट एंड क्लीन बढ़िया मस्त विथ मम्मी, मतलब विथ मम्मी। सबकी अपनी गांठ, इन लोगों की 4 गांठ, सब लहंगे पहने, सब एक से एक कपड़े, एक से एक तैयार। और जो कह रहे थे ना हम लाइनर नहीं लगाते, वो फॉल्सेस लगा के बैठे हैं। और मतलब मेरा तो ऐसा था ना कि मैं बता नहीं सकती, मेरी मेहंदी भी ऐसे ही कोई आके लगा के चला गया। मतलब शादी को खेल बनाना और मेरे उस दिन को, मेरे इतने स्पेशल दिन को कैसे वर्स्ट डे बना देना, मतलब वो था। लेकिन मैं कभी नहीं ये सोचती हूँ कि मेरा वर्स्ट डे था, मेरा वो स्पेशल ही दिन था, क्योंकि मेरे पास आज ये हैं और उस दिन भी यही थी। तो मेरा प्यार मेरे साथ है, मुझे क्या ही करना किन्हीं चीज़ों का। बट कुछ चीज़ें होती ना जो दिमाग से नहीं निकलती। मैं चाहती हूँ पिछली बातों को मैं भूल जाऊँ, बट कहती ना पिछली बातें कभी आपको भूलने, वो जब अगर कोई गलत मतलब हरकतें आपके साथ होती हैं, कुछ गलत चीज़ें आपके साथ होती हैं, आप चाह के भी उन्हें भुला पाते हो। फिर शादी हो गई, रिसेप्शन हुआ, रिसेप्शन पे भी सब ऐसे ही तैयार हुए, किसी को कोई लेना देना नहीं, तुम कहाँ हो। और फिर एक बात बताओ, अगर जैसे आप लोग पूछ नहीं रहे हो, हमें कुछ नहीं कर रहे हो, उसके बाद अगर मेरा मुंह बनता है तो फिर बुराई किस बात की है। जैसे मुझे बुरा लगेगा तो मेरा तो मुंह बनेगा ना, तो फिर ये बोलना कि मुंह बना के घूम रही, यार मुंह बना के नहीं घूमूंगी तो क्या घूमूंगी, इतना भेदभाव किस बात का। आप पार्लर गए, आप ये नहीं बोल सकते थे चलो मेघा तुम्हें चलना है, या फिर चलो हम तुम्हें साड़ी पहना दें, तुम तैयार होते रहना। ये लोग 4 बजे से मेकअप करवाने चले गए थे पार्लर पे, सब लोग, मेरा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि बाबू उस टाइम पे कुछ अर्न नहीं करते थे, मैं कुछ लायक नहीं थी। जो करते थे वो पहले करते थे, भागने के बाद तो कुछ सब जो जॉब ऑफ थी जो भी था सब खत्म हो गया। ठीक है, फिर वो भी ठीक है कि चलो आपने जो भी किया, जैसे भी किया, शादी हो गई। रिसेप्शन वाले दिन भी इन लोगों ने ऐसे ही किया। अब रिसेप्शन वाले दिन बात हुई कि मम्मी बोलती हैं, कहती हैं अब मेघा निक्की यहीं रहेंगे। रिसेप्शन से हम लोग जैसे रिटर्न आए, रिसेप्शन हमारा नहीं था, दीदी का था। सो जैसे ही हम रिसेप्शन से रिटर्न आए तो बोलती मतलब मेघा और निक्की अब यहीं रहेंगे। तो मैंने ही बोला था मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे। मैंने कहा कि हाँ अब इनने मार लिया है, अब आगे पापा भी हमें मारेंगे, क्योंकि यही तो है। मतलब हमने तो हमेशा यही चाहा ना कि ससुराल में रहें, अच्छे से रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब सास ने नहीं समझा, एक औरत हो के एक औरत ने नहीं समझा, तो आदमी तो क्या ही समझते हैं। और उस टाइम पे पापा को मैं इतना ही जानती थी, मैं 4 महीने हम लोग दमोह रहे थे, बट पापा जहाँ खाना खाते थे वो सिर्फ खाना खाने आते थे, तो हम पापा को उतना ही जानते थे। हम साथ में तो रहे नहीं थे कि हम पापा को इतना जानते थे कि हम जैसे आज हम उनके लिए ये है, मैं इनसे ज़्यादा पापा पे ट्रस्ट रहता है। हम अगर हमें इनसे लड़ाई होती है, हम एक एक बात पापा को बता देते हैं कि पापा ही हमें परेशान कर रहा है, फिर पापा इनकी वाट लगा देते हैं कि उसको परेशान नहीं करना, वो बेटी है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, याद रखना। वो सीधा बोल देते हैं इनको, वो डायरेक्ट उनका ये कहना है अपने घर सबको छोड़ के आइए, उसको प्यार से रखो, चाहे लड़ो झगड़ो जो भी हो, बट इतना नहीं होना चाहिए कभी कि हमें कोई ऐसी बात सुनने में आ जाए, नहीं तो देख लेना। तो फिर जब हमने ऐसा बोला सब हमें ऊपर चढ़ गए। फिर मेरे को सब पता क्या बोलते हैं, कहते क्या प्रूफ है कि तुम्हें मम्मी ने मारा था। तो मैंने कहा कि प्रूफ क्या है, इनको पता है, इनसे पूछ लो।
तो ये चुप थे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि भैया थे, बड़ी ननन थी, बीच वाली ननन थी, तो सब मतलब इस तरीके से क्या होता ना, इनके सामने अगर ये जवाब देने लग जाते तो सब ये बोलते लुगाई का पक्षपात कर रहा है। हमारे यहाँ तो ये होता ही है। ये चुप थे। फिर जैसे मम्मी ने बोला कि मैं मेरे 5 बच्चों की कसम खा के कह रही हूँ, इसने ही मुझे मारा है, एकदम से मेरे ऊपर सब चढ़ गए पापा को छोड़ के। जब मम्मी ने 5 बच्चों की कसम खाई तो मैंने भी खा ली कसम कि भाई मेरा तो यही सब कुछ है, धन दौलत जो भी बोलना है। मैं भी इनकी कसम खा के कह रही हूँ, मैंने इनको हाथ भी नहीं लगाया, इन्होंने ही मारा। उनकी बात पे सबको ट्रस्ट हो गया, भैया को, दीदी को, बड़ी दीदी को, सबको, और सब हमारे ऊपर आके चढ़ गए। एक टाइम पे चारों लोग बज रहे, भैया, मंजली दीदी, बड़ी दीदी और मम्मी, चारों इतने गंदे लेवल की गालियां जिनका कोई लेवल ही नहीं है। और शादी वाला घर हो वो सिर्फ 2 कमरे के, आप उधर से निकल के कहीं और जा भी नहीं सकते हो कि आपको कान में खून भी आ रहा है ना तो आप भी नहीं निकल सकते हो। तब ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे को बहुत गुस्सा आया इनके ऊपर कि एटलीस्ट तुम कुछ तो बोलो, तुम मुंह तो खोलो कि तुम हमारी बीवी को इतनी गंदी गंदी गालियां दे क्यों रहे हो। मतलब वो हमारे यहाँ पे जेठ कभी गालियां नहीं देते, बट उन्होंने फिर भी गालियां खुल के दी और ये कुछ नहीं बोले। मेरे को बहुत बुरा लगा कि इन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला, कुछ तो बोलते, तुम उतने टाइम क्यों चुप थे। ठीक है, आज हम समझते हैं कि वो सिचुएशन अलग थी, क्योंकि अगर ये कुछ बोलते तो वो बहुत गलत लेवल पे पहुंच जाता, क्योंकि इनका गुस्सा बहुत स्ट्रांग है। मैं तो खुद ही बोलती हूँ इस बात को। फिर मैं पूरी रात, क्योंकि अब ये तो थे नहीं कि मुझे मना लेते, जब इंसान को 1.5-2 घंटे कंटिन्यू गालियाँ पड़ी हों वो इंसान कैसा हो जाता है। मैं पूरी रात रोई। सुबह 5 बजे मेरी ननद को अपने ससुराल जाना था, उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने बोला कि चलो नाश्ता बनाओ, मैं जाना है। इसी एटीट्यूड में, बिना ये सोचे कि 1.5-2 घंटे उसको रात भर तुमने गालियां दी, उसका चेहरा मेरा ये था सूझ के, ऐसा तबला हो रहा था, मेरी आंखें ऐसी फूली फूली थी। मैं पूरी रात रोई क्योंकि मेरे लिए वो माहौल लाइक कभी नहीं देखा मैंने। मतलब सीन था कि एक टाइम पे सारे लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। मुझे वो शादी नहीं, वो ऐसा लग रहा था मैंने अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती कर ली। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जिस चीज़ों से निकल के आई थी मैं उससे 10 नहीं 100 गुना अंदर घुस गई हूँ। फिर मैंने उनको नाश्ता दिया, निकाला। जीजू ने मुझे बोला कि पापा ऐसा बोल के गए हैं कि मेघा को बोलना कुछ भी गलत ना करे, वो कुछ ऐसा स्टेप ना ले, क्योंकि पापा जॉब पे जाते थे तो पापा अपने ड्यूटी चले गए। तो पापा ने बोला होगा जीजू को कि उनको बोलना, मेघा को समझाना कि मेरे पास रहेगी तो इसको कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल पाएगा कभी भी, क्योंकि अभी नहीं मुझे पता कौन सही है कौन गलत है। तो मैं किसी को गलत और किसी को सही नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर ये मेरे पास रहेगी तो फिर इसको कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। मेरा उससे प्रॉमिस है कि मैं उसे लड़की बना के रखूँगा, ना कि बहू। सो जीजू ने मुझे जब ये बोला मैं बहुत रोई, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपने आप को समझाया कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। फिर मुझे पता नहीं क्यों इनको, जैसे ये दीदी को छोड़ के आए, मुझे इनको देख के इतना गुस्सा आया कि मैं चूड़ा पहनी थी शादी का, मंगलसूत्र, चूड़ा, वो यस मैंने भी बहुत बड़ा बचपना किया था, वो मैंने सब उतार के रख दिया। मैंने कहा मैं इस शादी को नहीं मानती, आप तो मुझे आज के आज तलाक दो, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। और जब मैंने ये जोर से ही बोला था, जब मैंने ये बोला तो आपने देखा होगा मेरा जो घर था पुराना, उसमें बाहर कितना मैदान रहता है। ठंडियों का टाइम था, सब धूप सेक रहे थे। मेरी मम्मी ने पूरा दमो जोड़ लिया, जितने हमारे रिलेटिव्स थे सब बाहर सज गए तलाक के लिए। आ जाओ। 2 दिन शादी को हुए, तलाक के लिए सारे लोगों को, इवन वकील को बुला लिया, हाँ इसका तलाक करवा दो। मतलब बैठी थी मुंह खोल के कि कब इसका तलाक करवाएं। और मैं इनको बोल रही थी कि मेरे को तलाक लेना, और ये मेरे को बोल रहे थे कि मेघा मैं उस टाइम इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था कि आज अगर मैं तुम्हारी वजह से अपने भाई से लड़ जाता तो वो लड़ाई बढ़ जाती, और बढ़ जाती तो हमेशा ज़िंदगी भर यही कहने को हो जाता कि अपनी लुगाई के पीछे भाई भाई लिपट गए, क्योंकि ऑब्वियसली वो होता। तो जब ये मुझे ये सफाई दे रहे थे, मैंने कहा मुझे अब कोई सफाई नहीं सुननी है, अब तो अलग हो, मुझे अब रहना ही नहीं है आपके साथ, और ना मैं रहूँगी, क्योंकि जब आप मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो ना, मुझे नहीं रहना। और ये बात आज मैं बोल रही हूँ ऑन सोशल मीडिया पे कि ये मैंने बहुत बार किया था कि मुझे नहीं रहना है।
मैं थक जाती थी तब मैं यही बोलती थी, आप अलग हो, मेरा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम अपना देखो। मुझे नहीं, मैं 1 रुपए नहीं कमाती थी, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगी, पर मैंने ये जान लिया था कि मैं चाहे कुछ करूंगी बट इस दलदल से मुझे निकलना है, मुझे इस ज़िंदगी में तो नहीं रहना। मेरी ननंद ने इनको कॉल किया, बीच वाली ननंद ने, बोलते हैं चल बाहर आ तू निक्की। और जैसे इन्होंने बाहर गए तो सब गालियां दे रहे थे, भैया हाँ ठीक है ना, छोड़ दो, ऐसा वैसा देख लेंगे, एक से एक मिल जाएंगे, ये वो। आज तक नहीं मिली। नहीं वो तो बहुत बड़ी बोला वाली हमसे, बहू नहीं मम्मी ने आई। बोला, आज मम्मी ज्यादा बोलती, बाकी कोई नहीं बोलता है, मम्मी बोलती है अरे तू और क्या करना आज तुझे, मैं तू एक जहाँ सोशल हाथ रख साइट दे पे वहाँ शादी करा देंगे, इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, ये वो है, जिंदगी भर बैठ के ये खिला बोलती देंगे, थी ये कि वो। जिसके सास ससुर नौकरी करते उनको ऐसे हाथों पे रिश्ते आते, तो फिर क्यों बड़े लड़के के लिए क्यों नहीं आते? कर दो। मैं तो आज बोल रही हूँ करो ना। कोई आता है रिश्ता? कोई नहीं आता, क्योंकि आपको सब जानते हैं। जब आपने मेरे जैसी बहू को लातों से मारा है ना, तो आप किसी को नहीं किसी और बहू की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। मैं तो गांव की थी तो निभा गई। तो मतलब जब ये बाहर गए तो बाहर का माहौल, जब इतने लोग इकट्ठे थे तो इनको गुस्सा आया। तब इन्होंने बोला वो मेरी बीबी है, मैं उसे लाया हूँ। कल तुमने ही बोला है ना कि उपत के आइए, जैसे रख रहे हैं वैसे रहे, बढ़ना जा। तुम लोगों का अब कोई हक नहीं बनता है, मैं उसे अपने स्तर से निपट लूँगा, और तुम लोग यहाँ पे तमाशा नहीं लगाओ, सब एक एक करके निकल लो अब यहाँ से। मुझे चांटा मार दिया खींच के, खूब जोर से चांटा मारा, कहती बहुत लगी है, जाना है जाना है जाना है। कभी मेरी जगह आके देखो कि मैं कितना कुछ ट्रैवल कर रहा हूँ, तब भी मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। और ये बात जितनी बार भी बाबू ने मुझे हाथ उठाया है ना, सिर्फ घर की चिल्लम चाट की वजह से, तो मैं उस चीज़ को माइंड भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी थी, इतनी जिद्दी कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मेरी जिद कई बार मेरे ऊपर बहुत हावी हो जाती है। मैं किसी को अगर कुछ नहीं बोल पाती हूँ तो मैं इनके ऊपर बचती हूँ। मैं इस बात पे कभी भी कुछ नहीं बोलती, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। मैं उनको क्या ही बोलती हूँ, जहाँ 4 मैं अकेली 1, मैं उनसे क्या ही लड़ूंगी। पर ये बात तो है, सास बहू के चक्कर में लड़का पिसता है बीच में, और वैसे हम पिस रहे थे, गेहूं के वो घुन पिसता ना, वैसे पिसते जा रहे थे, हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। यहाँ मम्मी है यहाँ पे और वाइफ है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो इससे अच्छा फिर बाद में हम कुछ बोलने ही छोड़ दिया था। हम तो इस सकते हैं, डांट सकते हैं अपने घर वाले, मम्मी भी नहीं बोल, मम्मी को समझा सकते हैं, ये कंडीशन रहती थी वह। फिर शाम मतलब मैं समझ गई, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मौका दे के देखते हैं। पापा ने जैसे बोला है, और इन्होंने भी मुझे बोला था कि अब मेघापन यहीं रहेंगे, तो मैंने भी बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रहे। और तब मम्मी भी वहाँ रही, दीदी इंदौर चली गई, अपने अपने ससुराल चले गए, सिर्फ भैया और मम्मी रुके थे। जब भैया ने 8 दिन मम्मी का रिएक्ट देखा, तो भैया जब गए थे ना, मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, रात का टाइम हो रहा है, मतलब सांझ टाइम कोई झूठ नहीं बोलता, भैया ने सिर्फ माफ़ी नहीं मांगी थी, बाकी उनको इस चीज़ का गिल्ट हुआ था कि उन्होंने जो मुझे गालियाँ दी या जो मुझे बोला वो गलत बोला। क्योंकि उनको इतने दिन में ये समझ में आ गया था कि मेरी माँ ही गलत है, क्योंकि वो कितनी मुझे उस 8 दिन में भी वो भैया के सामने भी उससे बदतमीजियों से ऐसे इस हद से बात करती थी ना, मुझे समझ में आ गया था कि कौन सही कौन गलत है। और मैं उसके बाद भी मैंने भैया को नाश्ता बना के, कि वो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में रहते थे, दिल्ली जा रहे हैं तो उनके रास्ते के लिए नाश्ता खाने लिए बनाया। तब बोले मेघा जो भी हुआ भूल जाना और अच्छे से रहना। मुझे नहीं पता था, समझ तो आ रही हैं चीज़ें, लेकिन मुझे तो सुना सुनाया। तुम खुद सोचो ना, किसी लड़के को पता चले उसकी माँ के ऊपर बहू ने हाथ उठाया तो कोई भी ऐसा करेगा। मैंने भी कहा भैया मुझे कोई माइंड नहीं, लेकिन आज भी मैं ना ये बात नहीं भूल पाती हूँ। आज भी मैं जब भैया को देखती हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें, था ना रिपीट टेलीकास्ट होता है मेरे सामने कि ये सारी चीज़ें हुई थी। आप ठीक है, आपको आपकी माँ ने बोला, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, फिर भी आपने मुझे गलत समझा, तो ये तो गलत ही है ना। जब मेरे से आप प्रूफ मांग रहे थे तो थोड़े उनसे भी मांग लेते जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था। आपने उनसे तो कोई प्रूफ नहीं मांगा, क्योंकि वो आपकी माँ है। मैं दूसरे घर से आई हूँ तो मुझसे प्रूफ चाहिए आपको। फिर हुआ फिर हम लोग रहे दमोह में, और दमोह में रहने के बाद जो पापा ने मुझे, हाँ पापा ने मुझे बहुत प्यार से रखा। मतलब मैं स्टार्टिंग में जब मैं वहाँ दमोह में रहती थी तो होता ना कि पापा ड्यूटी जाते थे सुबह सुबह, मम्मी जाती थी 11 बजे ड्यूटी, तो मुझे उस हिसाब से उन्हें नाश्ता देना पड़ता था। पापा जाते थे 8 बजे ड्यूटी, मतलब 8:30 बजे का उनका नंबर था, बट वो साइकिल से जाते थे बस स्टैंड तक, तो 8 बजे 8:05 8:10 पे अपने घर से निकल जाते थे।
तो फिर ये लोग सब लोग अपनी अपनी जगह चले गए, हम लोग दमोह में रहने लग गए। अब चीज़ें मुझे उस माहौल में ढलने में थोड़ा टाइम लग रहा था, साड़ी में सारे काम करना एंड ऑल। फिर पापा ड्यूटी जाते थे, मैं उन्हें टिफ़िन बना के देती थी। कई बार मैं लेट होती थी, अगर मतलब मान लो मैं लेट उठी हूँ तो नाश्ता उतनी सुबह सब्जी और रोटी, क्योंकि शुरू से पापा का जो डाइट था वो रोटी सब्जी वाला ही रहा है। कभी नहीं कि पोहा बना दो, भजिया बना दो, ऐसा कुछ नहीं। तो बाकी ये है कि मतलब मेघा ने बहुत कम टाइम में इतना सब सीख लिया कि मतलब ये कहने का मतलब है कि सवेरे से उठना, नाश्ता बनाना, ये करना, मतलब पापा को कहने का मौका नहीं मिला। और बाकी पापा भी इतने कोऑपरेटिव हैं कि अगर उनको कुछ मतलब नाश्ता भी नहीं बन पाया, लेट हुआ, तो वो कोऑपरेट कर, ये नहीं करते कि यार इतना टाइम हो गया जल्दी दो ये। और अगर नाश्ता भी कोई तबीयत खराब है तो खाना मत बनाना, नहीं बना, हम बाहर से खा लेंगे, उनका ये सिस्टम रहता है। पापा लाइक पापा मतलब पापा जैसे अपने पापा होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। जब मैं जैसे मान लो लेट उठी हूँ और पापा को बिल्कुल फिक्स टाइम पे नाश्ता दे रही हूँ, तो पापा कभी ये नहीं बोलते थे कि आप बिल्कुल टाइम मिला के मुझे नाश्ता दे दो, मैं कब खाऊंगा कब पचाऊंगा वाला सीन नहीं था उनका। जितने टाइम दे दिया, खा लिया, खा पाए तो ठीक है, वरना बोलते थे आज पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा खाने का। मतलब कोई ऐसा होगा, मतलब कोई ससुर ऐसी होंगी, आज मन नहीं हो रहा खाने का, आज तो बिटिया तुम बस टिफिन लगा दो। मतलब टाइम नहीं बचता था ना, तो पापा ऐसे बहाने मारते थे, आज मन नहीं हो रहा खाने का, टाइम। चीज़ों को कॉपरेट कैसे करना है, मतलब पापा से कोई सीखे। एंड उन्होंने मुझे कब अपनी बेटी बना लिया मेरे को खुद भी पता नहीं चला। आज मैं उनको इतना इसीलिए मानती हूँ क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज़ में कभी कमी नहीं निकाली। नमक कम रहा तो कभी ये नहीं बोला होगा कि नमक कम है, नमक ज़्यादा रहा तो ये नहीं बोला कि नमक ज़्यादा है। आदत ही है ऐसी। हाँ, और मान लो एक होता ना कि बाथरूम में पानी भर के रख देना टंकियों में से कि अब आएगी मेघा फ्रेश होगी, मतलब वो एक होता ना जो बाप करता है वो काम, वो चीज़ें। फिर पता मुझे अपने आप में शर्म आने लगती थी, अगर मैं कोई काम में मतलब प्रॉपर अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मुझे शर्म आती थी कि यार ये काम मैं कर लेती ना तो पापा को नहीं करना पड़ता। फिर धीरे धीरे मैंने उन चीज़ों में इम्प्रूव भी किया जहाँ मेरी गलतियाँ थी, मैं इम्प्रूव करती गई। उन्होंने कभी मुझे फील नहीं कराने दिया, लेकिन जब वो खुद करते थे ना कोई काम, तो मुझे लगता था कि यार मेरे होते हुए पापा ऐसा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लाइक हमारे यहाँ पे नल आता था तो डब्बों में पानी भरते थे, कितने 3 दिन में एक बार नल आता था ना, तो वो जो 2 दिन में, हाँ 2 दिन में, जो इतने बड़े बड़े वो नहीं होते तेल वाले डब्बे, तो उन डब्बों में 8-8 12-12 डब्बे रखते थे, तो मैं उनको मांझ के रख देती थी। नहीं तो पापा ड्यूटी से आते थे बेचारे, 6 बजे नल आते थे शाम के, और वो मांझते रहते थे। तो फिर वो देख के मुझे लगता था यार मैं भी तो कर सकती हूँ ये काम, तो मैं भी कर सकती हूँ। धीरे धीरे मैं खुद में कब इम्प्रूव लाई मुझे पता ही नहीं चला। एंड थोड़े से टाइम बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी दोबारा। फर्स्ट प्रेगनेंसी का तो आपने सुन ही लिया था कि क्या हुआ था, लेकिन जब मैं दोबारा हुई प्रेगनेंसी मेरी कंसीव, तो फिर मतलब मेरी कंसीव होने के 4 महीने मैंने वही निकाले। एंड पापा को जब ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत खुश थे। एंड उसके बाद तो फिर पापा ऐसे कि कोई वजन का काम मैं ना करूँ, कोई ऐसा खाना नहीं लाते थे वो घर में जो मेरे लिए, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, अच्छा लाते थे। तो कहते ना ठंडी पूरी निकल गई थी। अब अच्छी स्टार्ट हुई गर्मी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई जून जुलाई के टाइम पे, तब हमने डिसीजन लिया कि हम, इतनी गर्मी दमोह में सही नहीं जा रही थी। दमोह में बहुत हार्ड गर्मी होती है, बहुत ही हार्ड गर्मी होती है, व्यवस्थाएं ही नहीं थी। तब बाबू बोले चलो। जब पापा अकेले रहते थे तो वो अपने लिए भाई छोटा सा कूलर, और जो सिंगल आदमी के लिए जो रहता है वो ही रखते थे, वो अपनी साइकिल, बिस्तर और अपना एक कूलर बस, और 2-4 डब्बे पानी के लिए रखे थे। बाकी डब्बे तो पहले से हैं बहुत, लेकिन बाहर इतनी धूप रहती थी ना, और पर क्या है वहाँ का एक प्रकार से मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे थे मैनेज। और दूसरी चीज क्या, जो कमरे थे ना उस टाइम पे, वो बहुत ज्यादा समय पुराने नहीं थे, तो उनमें जो गर्मी लगती है वो बहुत ही ज्यादा नए थे, वो नए कमरे थे। तो वो चीज ना मैं मैनेज ही नहीं हो पा रहा था मेरे से कि यार मैं कैसे, मतलब इतनी प्रेगनेंसी में और गर्मी लगती थी। मैं रात में 2-2 3-3 बार नहाने जाती थी, पानी की अलग शॉर्टेज। उस टाइम पे तो नल भी नहीं आते थे हमारे घर, कोई नल भी नहीं लगा था, पापा दूर से भरते थे पानी। वो नहीं आती है चुन्नियाँ गीले करके ओढ़ लेती, मैं दुपट्टा गीला, कई बार तो वो गुदड़ी होती हैं, चद्दर होते हैं, इनको मैं गीला कर करके ओढ़ती थी, फिर भी मुझे बहुत गर्मी लगती थी, क्योंकि मेरी
प्रेगनेंसी में मुझे दिक्कतें हुई, तो जैसे मेरा 4th मंथ लगा तब बाबू ने डिसीजन लिया कि मेघा अब तो 4th मंथ लग गया, अब इतनी रिस्की भी नहीं है तुम्हारी प्रेगनेंसी, चलो अपन छतरपुर चलते हैं। तो फिर हम एक बार फिर छतरपुर, इन्होंने मम्मी से बात बताएंगे अपन आएंगे कि हाँ। छतरपुर की, क्योंकि वो 40 मिनट की हो गई है। ठीक है, तो इसी के साथ छोटा हम इस करना वाले पड़ेगा। वीडियो को मतलब एंड करते हैं। हम आगे का पार्ट ज़रूर लाएंगे जिसमें हम आपको अपनी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम की बातें बताएंगे एंड केयरिंग की बताएंगे, कितना केयर किया, कितना केयर किया, किसने किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। इस चीज़ से एक और चीज़ आपको मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे कि लाइफ में सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है या हो रहा है। मैं बस ये बोलूँगी, थोड़ी सी शक्ति रखिए, थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, तो भगवान एक दिन आपके साथ ज़रूर अच्छा करेगा। फिर आपको रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि आपने इतना सब कुछ सह लिया। सीरियसली मैं आपको बताऊँ ना, मैंने जो सहा है ना, मुझे आज वो फीलिंग नहीं आती, लेकिन जब मैं याद करती हूँ तो मुझे रोना ज़रूर आता है, क्योंकि जो आपने कर लिया उसकी याद आपको नहीं, आपको तो ऐसा लगता है मैंने इतना सह लिया, अपने आप पे ट्रस्ट बिलीव नहीं हो पाता। तो थोड़ी सी शक्ति रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, आप एक दिन अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि जो सहता है वही कुछ कर दिखाता है। हमारी मम्मी शुरू से बोलती थी कि भगवान परेशानियां भी उसी को देता है। मेरी जो मदर थी ना, वो हमेशा यही बोलती थी कि भगवान परेशानी उसे देता है जिसकी उस परेशानी को सहने की औकात होती है। सो शायद मुझे परेशानियां इसलिए दी गई थी कि मैं इतनी सह सकती थी। इसी के साथ इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं। हम मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। कमेंट कमेंट बताएं। करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा।